हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर एक कदम सफलता की ओर पीके एजुकेशन कोर के साथ। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी से संबंधित, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और जीएस और जीके से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं। अगर आप इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। आज का टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो टॉपिक है पॉलिटी से संबंधित। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद क्या है, राष्ट्रपति पद क्या होता है और उसकी गरिमा क्या है। क्यों मैंने ये टॉपिक चुना, उसके पीछे अभी ये रीज़न है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, क्या होता है भारत का राष्ट्रपति, और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे बढ़ सकता है। तो इन सभी तथ्यों को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और अगर कोई कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज राष्ट्रपति पद के बारे में मैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगी। तो देखिए, राष्ट्रपति, सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रपति पद होता क्या है, क्यों राष्ट्रपति पद है, ये क्या इसकी गरिमा है। तो सबसे पहले बात है कि संवैधानिक शक्तियों की अगर बात करी जाए, हमारे संविधान में अगर संवैधानिक शक्तियों के मामले में बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर। विश्व के कई देशों में राष्ट्रपति के पास सबसे अधिक संवैधानिक शक्तियां हैं। ऐसा कौन सा देश है या ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास संवैधानिक शक्तियां अधिक हैं राष्ट्रपति के पास? लेकिन कुछ देशों में, जैसे कि भारत और ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री के पास सबसे अधिक संवैधानिक शक्तियां हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, और जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, तो अगर देखा जाए भारतीय संविधान अधिनियम जो था, भारतीय शासन अधिनियम, तो 1935, उसी को हमने बहुत कुछ फॉलो किया है। तो ब्रिटेन ने रूल किया था भारत पर, और उन्हीं के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आगे बढ़ता गया, और उसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मेजर पार्ट वही रखता है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चुनाव किस तरीके से होता है। तो चुनाव की अगर मैं बात करूं तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। ठीक है। इस चुनाव में सांसद और विधायक के वोट शामिल होते हैं। इनका जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि लोकसभा के चुनाव हो गए या विधानसभा के चुनाव हो गए। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ना होके अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से लोग हैं जो नहीं करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को एक एक करके आपके सामने रखूंगी। तो इस चुनाव में क्या है कि सांसद और विधायकों के वोट शामिल होते हैं। इनका एक वेटेज होता है वोट का, उसी हिसाब से चुने जाते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 54 और 55 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि आर्टिकल 54 किससे संबंधित है, आर्टिकल 55 किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 54 और 55 किससे संबंधित है। तो ये है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों बाद होता है। कितने से वर्षों बाद? हर 5 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अभी तक जो राष्ट्रपति हैं वो 14वें राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है उन राष्ट्रपति का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 15वें राष्ट्रपति का चुनाव अभी होना है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखते हैं। सबसे पहली बात है, ये जान लेते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन्होंने लगभग 12 वर्षों से भी अधिक समय तक ये अपने राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। ये है भारत के पहले राष्ट्रपति। अब देखते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो क्या है उसके लिए प्रोसीजर? क्या मैं लड़ सकती हूँ? क्या आप लड़ सकते हैं? क्या आम आदमी जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में जाके खड़ा हो सकता है क्या? तो देखते हैं क्या क्या योग्यताएं उसमें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। नागरिकता के कई पैरामीटर्स हैं, मैंने जब पॉलिटी शुरू करी थी तब मैंने आपको बताई थी, लेकिन आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें, नहीं तो मैं आगे आने वाले वीडियो में भी इस चीज़ को बता दूंगी। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष। मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि लोकसभा के सदस्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि लोकसभा के सदस्य की क्या योग्यताएं होती हैं। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखने के लिए आपके पास आयु कितनी होनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब वो सरकार से किसी भी तरीके का लाभ ना ले रहा हो। ये सारे जो फैक्टर्स हैं बहुत ही कॉमन हैं और ये किसी भी आम व्यक्ति में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर आती है वो है पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार को कम से कम 50 निर्वाचक यानी सांसद और विधायक जो होंगे उनका समर्थन चाहिए होता है। 50 सांसद ये कहें या 50 विधायक की बात कहें कि ठीक है ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद का दावेदार हो सकता है, तो यही जो पॉइंट है वो हमें सबसे अलग कर देता है। इसके बाद वो क्या करता है, जो प्रस्तावक होता है वो अपने फॉर्म को जो नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी होता है उसको लौटा देता है और जमानत राशि भी जमा करनी होती है। जमानत राशि कितनी होती है? 15,000। जमानत राशि का क्या मतलब होता है? एक एवरेज वोट जितने आपको मिलने चाहिए, अगर आप उससे भी कम आपको मिलते हैं तो ये राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं जमानत राशि। आपने कई बार लोकसभा के चुनाव में भी बात सुनी होगी कि कई बार जो व्यक्ति खड़े होते हैं पद के लिए और वो नहीं जीत पाते और उन्हें मिनिमम वोट मिलता है, जो एक वोट चाहिए ना उससे भी कम वोट मिलता है, तो क्या है, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसी को कहते हैं जमानत राशि का जब्त होना। वो एक निर्धारित कोटा भी प्राप्त नहीं कर पाए जो वोट उन्हें चाहिए थे। सपोज करिए एक व्यक्ति है, जीते या ना जीते वो एक अलग की बात है, अगर उसको जैसे सपोज करिए एक ए व्यक्ति है, इसको मिनिमम 10 वोट तो मिलने ही चाहिए, लेकिन अगर ये 10 वोट भी मिनिमम ये जीतने के लिए नहीं चाहिए, मिनिमम कोटा 10 वोट का तो है, इसे मिलने चाहिए। अगर ये नहीं मिलते हैं इसको, तो जो इसने जमानत राशि जमा करी होगी, सपोज करिए 6,000 है या 15,000 है, जो भी है, तो वो जमानत राशि इसको जब्त कर लिया जाता है चुनाव के बाद में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि जमानत राशि जब्त करने का क्या मतलब होता है। अब अगर देखें यहाँ पे कि एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचक होंगे वो भी क्या करेंगे। सपोज करिए एक कोई निर्वाचक है, ठीक है ना, सांसद या विधायक या कुछ भी, कोई एक निर्वाचक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर देखा जाए बी, सी और डी, 3 व्यक्ति इसको समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को का प्रस्ताव दे सकता है, नाम का प्रस्ताव दे सकता है कि मेरी पसंद यही है। इसीलिए कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है। आगे आने वाले वीडियो में पूरा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपके साथ। तो ये एक ही व्यक्ति का है, जो प्रस्तावक है उसके लिए कह सकता है, ना कि ऐसा होगा कि बी सी के लिए भी कह दे और डी के लिए भी कह दे, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात भी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं है तो आगे आने वाले वीडियोस में जब आप पूरी सीरीज देखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के नाम से पूरी मैं एक सीरीज बनाऊंगी, आप वहां जाकर इसे समझ सकते हैं। अब देखते हैं चुनाव होता कब है। देखिए, चुनाव होने का मतलब है जब कोई व्यक्ति जिस पद पर है, सपोज करिए यहाँ पर अभी गोविंद नाथ जी बैठे हुए हैं, अभी हैं यहाँ पे ये, और जब तक ये बैठे हैं 5 साल, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 24 जुलाई को शायद इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, डेट के लिए माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर मुझे जहाँ तक याद है कि 24 जुलाई है। अगर इनका कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो जाता है तो क्या होगा, इनके एक 6 महीने पहले से ये प्रक्रिया तय होने लगेगी। जो चुनाव आयोग है वो एक अधिसूचना जारी कर देगा और क्या कहेगा, जो प्रक्रिया है चुनाव की वो तब तक पूरी हो जानी चाहिए जो लास्ट डे इनका होगा। मान लीजिए 24 जुलाई है,
24 जुलाई अगर लास्ट डे इनका है वर्किंग फॉर एग्जांपल, तो 24 जुलाई के नेक्स्ट डे मतलब 25 जुलाई को हमारे पास नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए। तो 25 तारीख को वो जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा, अपने पद को ग्रहण कर सके। समझ गए आप? तो राष्ट्रपति का चुनाव इसी तरीके से किया जाता है। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर आपको पूरी समझाने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति पद की क्या गरिमा है और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं और कैसे चुनाव किया जाता है। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में जो मैं आपको समझाऊंगी एक एक करके। अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के काम क्या होते हैं, इन सभी को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो था आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।